दादाजी की बात सुनकर सभी के होठों की स्माइल और गहरी हो गई। इस खुशी को महसूस कर यशिका ने अपने स्टमच पर हाथ रख लिया। ऋत्विक एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी के लिए यूएसए गया हुआ था, पर वो यशिका की डिलीवरी के टाइम से पहले ही वापस आने वाला था। वियान और रूहान ने अपनी सभी के दुख को कम कर दिया और सभी उसकी खुशी में उनकी किलकारियाँ में धीरे धीरे सब भूलने लग गए थे। ऋत्विक आज आ गया था, पर अभी भी यशिका की डिलीवरी में 1 हफ्ता शेष था, पर जूनियर डॉक्टर को इस दुनिया में आने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए वो भी वियान रूहान की तरह समय से पहले ही आ गया था। और फिर उसका नामकरण भी दादाजी ने किया और उनका नाम रचित सिंघानिया रखा। इस 1 महीने में सबने बहुत कुछ देखा था। खुशी के साथ साथ गम का साया भी आया था। प्रेजेंट टाइम। पुरानी बातों को याद करते हुए कियान और रिहान दोनों ही अपनी अतीत की यादों से बाहर आए, और रिहान ने गुस्से में अपने हाथ को बाउंड्री वॉल पर पटकते हुए कहा, कहाँ छुप कर बैठा है ये, कब पता चलेगा हमें उसके ठिकाने का। कियान उसकी बात पर बोला, बहुत जल्द हमें उसका पता चल जाएगा। रिहान बोला, बस एक बार उसका पता चल जाए, फिर उसका दी एंड मैं अपने हाथों से करूँगा। उसका साथ देते हुए कियान बोला, राजीव राय चंद्र, तू तब तक जिंदा है जब तक मुझे तेरा पता नहीं चल गया है। जिस दिन मुझे तेरा पता चला वो दिन तेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। कुछ देर और बातें करके दोनों सोने चले गए। विहान अपने घर में कियान और सुहानी के साये में एक राजकुमार की जिंदगी जी रहा था और नॉर्मल बिस्तर पर सो रहा था, तो वहीं किसी और की जिंदगी में जैसे कांटे बिछे थे। फुटपाथ पर सो रहे थे वे दोनों छोटे बच्चे। ठंड से कांप रहे थे। कुछ आवाज़ें और शोर सुनकर फुटपाथ पर सो रहे सभी बच्चे उठ गए और कुछ लोगों को देखकर सभी इधर उधर भागने लगे। वो बड़ा बच्चा गौतम का हाथ पकड़े उसे साथ लिए भाग रहा था कि तभी अचानक ही भागते हुए उसके कदम रुक गए। गौतम ने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो? वो हमें पकड़ लेंगे, चलो। वो बड़ा बच्चा अपनी आंखें बंद कर सोच रहा था। फिर कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बहुत भाग लिया मैं इस लोगों से, अब बारी इनकी है। वो बड़ा बच्चा पीछे मुड़ा और अपने पीछे भाग रहे आदमियों के सामने खड़ा होकर उसे घूरने लगा। गौतम डर से उसके पीछे छुप गया। वे आदमी जो बच्चों को पकड़ने आए थे, दरअसल वे लोग एक गैंग के आदमी थे। वे लोग बच्चों को पकड़ कर ले जाते थे और उनके आग से निकाल कर वे दांत देते थे। फिर उन्हीं बच्चों को फिजिकल डिसेबल करके उन्हीं बच्चों से भीख मंगवाते थे। वे सभी एक लोकल गैंग के आदमी थे। उस बच्चे को खुद से न डरते देखकर और उसे खुद को घूरते देखकर उस गैंग के एक आदमी ने कहा, क्या बे, घूर क्या रहा है, तुझे डर नहीं लगता हमसे? चल भाग, जब तू भागेगा तभी तो तुझे पकड़ने में मज़ा आएगा। ये बोलकर वो हंसने लगा और अपने हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक को फेंक कर उस बच्चे को मारना चाहा, पर तभी उस बच्चे ने हॉकी स्टिक को कैच कर लिया और एक पत्थर हवा में उछाला और उस पत्थर को हॉकी स्टिक से उसने किक किया। वो पत्थर सीधे जाकर उस आदमी के सिर पर लगा। पत्थर लगते ही उस आदमी के सिर से खून बहने लगा। तभी उस आदमी के पीछे खड़े और आदमी बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, पर तभी गौतम एक एक कर बहुत सारे पत्थर हवा में उछालने लगा और वो 5 साल का बच्चा हॉकी स्टिक से एक एक कर सभी पत्थर को हिट करने लगा। वे आदमी जो उन्हें पकड़ने आए थे, अब वे सभी जमीन पर घायल पड़े थे। उन सभी को घायल देखकर वो बच्चा अपने होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया। उसकी यह मुस्कुराहट प्राइजलेस थी, जो उसके लुक्स में 4 चांद लगा रही थी। ये देखकर गौतम ने खुश होते हुए कहा, तूने तो कमाल कर दिया भाई, ये लोग हमें कितना मारते थे और आज इन लोगों को ही हमने मारा। उन 5 साल के बच्चे ने भी उस आदमियों को दर्द में तड़पते हुए देखकर कहा, हम इससे जितना डरेंगे ये लोग हमें उतना ही डराएंगे। ये कहकर वो जाने लगा तो गौतम उसके साथ चलते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? उसके पूछने पर उस 5 साल के बच्चे ने
चलते हुए ही कहा, वहीं जहाँ जाने के बाद हमसे सब डरेंगे। इस बात पर गौतम ने न समझी से कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तू सीधे सीधे बता ना, हम कहाँ जा रहे हैं। उस 5 साल के बच्चे ने गौतम की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, गौतम, इस दुनिया में जीने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, पैसा और पावर, और हमारे पास ये दोनों नहीं है। अपनी बात बोलकर वो बच्चा आगे बढ़ गया और गौतम उसके पीछे पीछे चलने लगा। समय आगे बढ़ा और 1 महीना और बीत गया। इस बीते 1 महीने के साथ 2 चीज़ें हुई। कियान को राजीव के ठिकाने का पता चल गया, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष जेल से आज़ाद हो गया। जैसे ही कियान को राजीव के ठिकाने का बारे में पता चला तो वो बिना एक पल की देरी किए उसके ठिकाने पर पहुंच गया। राजीव कियान के कदमों में पड़ा था। उसकी हालत कियान और रिहान ने कुछ ऐसी कर दी थी कि वो अब हिल भी नहीं पा रहा था। रिहान ने उसके ऊपर गन तानते हुए कहा, तूने बहुत से लोगों की ज़िंदगी खराब की है ना, तो बहुत से लोग को अनाथ बनाया है ना। कभी सोचा था तुझे कि तेरे साथ एक दिन ऐसा होगा, तेरा अंत ऐसा होगा। अंत और मेरा हूँ, ये बोलते हुए राजीव हंसने लगा और कियान को देखते हुए उसने कहा, कियान, क्या तू भी यही सोच रहा है कि ये अंत है? ये तुम दोनों के लिए अंत होगा, पर मेरे लिए ये एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसका अंत तेरी मौत से होगा, कियान ओबरॉय। राजीव ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तू एक दिन मुझ तक पहुंच जाएगा, ये मैं पहले से जानता था। तुझे जैसी ही मुझे मारेगा, तेरी मौत भी तुझे ढूंढते हुए तेरे पास आ जाएगी। ये बोलकर राजीव एक बार फिर हंसने लगा। कियान और रिहान दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है। राघव को तो उन्होंने मार दिया था, फिर कौन ऐसा था जो दोनों से राजीव की मौत का बदला लेगा? इसके इतने कॉन्फिडेंस होने के पीछे की वजह क्या है? रिहान ने सोचते हुए धीरे से कियान से कहा। उसकी बात पर कोई प्रक्रिया न करते हुए कियान ने राजीव को कहा, मैं नहीं जानता कि तेरे इस कॉन्फिडेंस होने के पीछे की वजह कौन है, पर तेरे मरने के बाद वो मेरे सामने आ तो आएगा ना, या तेरी तरह ही छुपकर वार करेगा। उसकी बात पर राजीव ने कुटिया मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए कहा, क्यों, तुझे डर लग रहा है? द कियान ओबरॉय, द डेविल, इसी नाम से सब तुझे जानते हैं ना। यही नाम सबके दिलों में खौफ बनकर बैठा है ना। जो सबके दिलों में खौफ बनकर बैठा है, आज उसे ही डर लग रहा है। डर, अब यही डर तो तेरे चेहरे पर देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी। कियान ने उसकी बातों के जवाब में अपनी गन की सारी बुलेट उसके अंदर भर दी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष एक गोडाउन में छुप कर बैठा था। अभी हमें यहीं रहना होगा, बाहर पुलिस हमें ढूंढ रही है, कैसे भी करके हमें ये शहर छोड़ना होगा। राका ने डरते हुए अपनी बात रुद्राक्ष के सामने रखी तो उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भी मींच लिया और दांत पीसते हुए कहा, कियान ओबरॉय, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। ये बोलते हुए उसके होठ गुस्से में कांप रहे थे और उसका पूरा चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। रुद्राक्ष के हाथों में और कपड़ों पर खून के छींटे थे। ऐसा लग रहा था कि वो खून की होली खेल कर आया हो। हाँ, उसने खून की होली तो खेली थी जब उसे एक जेल से दूसरी जेल में फांसी की सज़ा देने के लिए शिफ्ट किया जा रहा था। तभी उसके आदमियों ने उसे बचाने के लिए अटैक कर दिया। रुद्राक्ष ने पुलिस वालों के बंदूक से ही उन्हें मार दिया और खुद उसके खून में रंग गया। वहीं गुरु को रुद्राक्ष के जेल से बाहर आने का बेसब्री से इंतज़ार था। उसे जैसे ही पता चला कि रुद्राक्ष आज आज़ाद हो गया है तो वो खुश हो गया। राका के कांटेक्ट कर वो रुद्राक्ष के पास पहुंच गया। रुद्राक्ष को खून में सना देखकर गुरु की आंखें फटी की फटी रह गई। गुरु वही शख्स है जो राजीव के लिए काम करता है। राजीव के कहे अनुसार उसके मरने के बाद गुरु राजीव का मैनेजर लेकर रुद्राक्ष के पास आ गया। रुद्राक्ष को खून में लथपथ देखकर
गुरु की आंखें शॉक्ड में बड़ी हो गई थी। गुरु को अपने सामने देखकर रुद्राक्ष भी हैरान था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष ने सवाल किया, पर गुरु की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रुद्राक्ष को सच बता सके। गुरु ने उसकी हैवानियत अपनी आंखों से देखी थी। वो एक क्रूर निर्दयी जानवर था जो कभी भी किसी को भी बेरहमी से काट देता था। राजीव ने रुद्राक्ष को एक जानवर बना दिया था। उसके दिल में रहम, दया, भावना जैसी कोई चीज नहीं थी। गुरु ने डरते हुए एक पेन ड्राइव को रुद्राक्ष के हाथ में दे दिया। ये क्या है? रुद्राक्ष ने पेन ड्राइव को देखते हुए पूछा। गुरु ने डरते हुए कहा, आप एक बार इसे देख लीजिए। ये सुनकर रुद्राक्ष ने वो पेन ड्राइव राका की तरफ बढ़ा दी। वे लोग जिस गोडाउन में थे वो रुद्राक्ष की सीक्रेट प्लेस में से एक था जहां उसकी सुविधा का सारा सामान था। राका ने कुछ ही मिनटों में पेन ड्राइव में छुपे राज को बाहर लाने का इंतजाम कर दिया। रुद्राक्ष अभी भी सिर झुकाए बैठा था। जैसे कि ही उसके कान में राजीव की आवाज़ गई तो उसने सिर उठाकर स्क्रीन पर चल रही राजीव की वीडियो को देखा। राजीव ने वीडियो में कहा, रुद्राक्ष, तुम हमेशा यही सोचते थे कि मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर पाला, तुम्हें एक नई जिंदगी, पर ये सच नहीं है जिसे आज तक तुम मेरा एहसान समझते आ रहे हो। वो एहसान नहीं, मेरा फर्ज और तुम्हारा हक था, जैसे मैं तुम्हें बताए बिना निभा रहा था। रुद्राक्ष एकटक स्क्रीन पर चल रहे राजीव की वीडियो को देख रहा था। वीडियो में राजीव ने आगे कहा, हाँ, तुम मेरे ही बेटे हो, मेरा अपना खून जिसे अब तक मैंने सबसे छुपा कर रखा था। तुम मेरे जायज़ बेटे नहीं हो, तुम मेरी नाजायज़ औलाद हो। तुम्हारे जन्म के बाद ही तुम्हारी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें अपनाया क्यों नहीं और तुम्हें आज ये सब क्यों बता रहा हूँ। जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। हाँ, मेरे मरने के बाद ही तुम्हें ये सच पता चलेगा। रुद्राक्ष ने तिरछी नज़रों से गुरु की तरफ देखा तो गुरु ने पलके झुकाते हुए सिर धीरे से हाँ में हिला दिया। रुद्राक्ष ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। एक बार फिर से राजीव की बातों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और राजीव ने वीडियो में आगे कहा, कियान ओबरॉय हमारी बर्बादी की वजह से और हमारा सालों पुराना दुश्मन है। कियान का नाम लेते हुए राजीव ने शुरू से एंड तक की सारी कहानी उस वीडियो क्लिप में बता दी थी, जिसे सुनकर रुद्राक्ष की आंखों में गुस्सा दिखने लगा। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से भींच कि उसकी नसें उभर गई और उसके बाइसेप्स फूल गए। रुद्राक्ष का खून इतनी तेजी से खौल रहा था कि वो पसीने से भीग गया। उसने बेहद नफरत और गुस्से में दांत पीस कर कहा, कियान ओबरॉय। रुद्राक्ष को इतने गुस्से में देखकर गुरु और राका दोनों ही 2 कदम पीछे हट गए।